आज हम भोपाल के एक ऐसे युवा चेहरे से मिलने वाले हैं जिसने छात्र राजनीति में कदम रखा। छात्र राजनीति में कदम रखने के बाद बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष बने। इन्होंने कम उम्र में जिला, मंडल से लेकर राष्ट्र कार्यकारिणी तक अपनी भूमिका निभाई। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ राहुल राजपूत जी का अपने कार्यक्रम में। और आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो मेरा पहला सवाल सर से ये है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँ कि नगर निगम चुनाव में बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी? इन नए और युवाओं को मौका देगी बीजेपी? देखिए, नगरीय निकाय चुनाव हो, चाहे उपचुनाव हो, चाहे कोई भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड संगठन है और लगातार हमारा संगठन कार्य करता रहता है और संगठन में बूथ स्तर से मंडल स्तर और जिला स्तर तक हमारे लगातार कार्यक्रम चलते रहते हैं। लेकिन निश्चित रूप से नगरीय निकाय चुनाव, क्योंकि बूथ लेवल और छोटे स्तर के चुनाव होते हैं, चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसके पहले भी मध्य प्रदेश में 16 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी काबिज थी और अधिकांश नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। तो ये भी नगरीय निकाय चुनाव में इस बार हम लोग पूर्ण बहुमत से आएंगे। सभी नगर निगम, नगर पंचायत और नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी। मतलब जीत का पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी को? पूरा विश्वास है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि नगर निगम चुनाव में क्या आपको लगता है कांग्रेस फिर से वंशवाद का देखने को मिलेगा कांग्रेस में? देखिए, कांग्रेस और वंशवाद ये एक दूसरे के पूरक है और वंशवाद ही कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी है। और इस पार्टी में, कांग्रेस में आप देख लीजिए, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष में तो ऐसा लगता है कि सिर्फ तय कर दिया गया है कि वहां गांधी परिवार के अलावा कोई इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेगा। इसलिए वंशवाद और कांग्रेस तो एक दूसरे के विरुद्ध है और कहीं भी आप देखिए भारतीय जनता पार्टी में वंशवाद नहीं है। यहाँ एक छोटे से पार्टी का बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है और एक चाय बेचने वाला भी इस देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। सर, कुछ समय पहले शिवराज सरकार ने ऐलान किया है कि वो स्वर्ण आयोग गठन करेगी। आखिर ऐसे क्या कारण है कि नगर निगम चुनाव के पहले स्वर्ण आयोग का गठन होना पड़ रहा है? क्या इसके कार्य रहेंगे? और देखिए, सवर्ण आयोग जो बना है ये निश्चित रूप से समय की मांग के अनुसार अगर कोई भी चीज जरूरत पड़ती है तो सरकार उस पर निर्णय लेती है। इसको नगरीय निकाय चुनाव से लेकर देखा जाना नहीं चाहिए। हो सकता है कि आप भी इसे महसूस करते होंगे कि जो जनरल कोटे के लोग हैं, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, उसमें जो अति गरीब लोग रहते हैं उनके साथ बड़ी परेशानी आती है कि उन्हें भी किसी भी स्तर पे किसी भी योजनाओं का और रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिल पाता है। तो अगर सरकार इसमें प्रयास कर रही है, इसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि नगरीय निकाय विधानसभा चुनाव अगर सरकार प्रयास करती है, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई दूंगा, लेकिन इसका नगरीय निकाय चुनाव से कोई भी ताल्लुक नहीं। क्या आप मानते हैं कि 2018 चुनाव में स्वर्ण वर्ग आपसे नाराज था? नहीं, देखिए, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। आप मध्य प्रदेश की राजनीति में सबसे टिपिकल चुनाव हुआ था 2018 का। इसमें आप देख लीजिए कि मध्य प्रदेश के चुनाव में वोटिंग परसेंटेज जो था वो भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा था, लेकिन सीटों के अनुपात में कांग्रेस सीटें ज्यादा हुई थी, लेकिन पूर्ण बहुमत किसी को नहीं था। 230 की विधानसभा में 115, 116 का पूर्ण बहुमत होता है, लेकिन 114 कांग्रेस के पास आई थी, वो भी पूर्ण बहुमत में नहीं थे। उन्होंने निर्दलीयों का गठबंधन लेके वहां पे सरकार बनाई थी, लेकिन वोटिंग परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा था। हम लोग सीटों में कहीं आगे पीछे हो गए होंगे, लेकिन इसको कहीं भी ये बहुत सारी चीजें थी, कहीं टिकट के लेके था, कहीं सामान्य वर्ग को लेके था। और देखिए, स्वाभाविक रूप से कोई भी पार्टी अगर 12 से 15 वर्ष तक लगातार 3 टर्म शासन करती है तो उसके प्रति लोगों की देखिए बहुत ज्यादा अपेक्षा रहती है। अपने घर में भी हम लोग एक अच्छी नौकरी करते हैं तो घर वाले चाहते हैं कि 3 साल में इसका प्रमोशन हो जाए। ये अगर प्रधान आरक्षक है तो ये एएसआई बन जाए, फिर टीआई बन जाए, तो लोगों की अपेक्षाएं ज्यादा थी। देखिए शासन क्या हुआ, आप देखिए 15 महीने में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दुर्गति कर दी। मध्य प्रदेश जो तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा था उसको 15 महीने में इन्होंने 5 साल पीछे कर दिया। तो बहुत सारे कारण थे, इसको पार्टी ने अपने अनुसार कार्य किया है और इसको हम आगे और अच्छा करेंगे कि आने वाले समय में हमें पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की दोबारा वापसी। सर, आपकी सरकार केंद्र में है। आपकी सरकार केंद्र में होने के बावजूद सरकार ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कोई कानून क्यों नहीं ला रही? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम लोग लगातार इस चीज का विरोध करते हैं कि भावनाएं
किसी की भी आहत ना हो, चाहे वो धार्मिक तरीके से कोई भी आप ऐसा कंटेंट जो है, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे वेब सीरीज के माध्यम से हो, चाहे फिल्मों के माध्यम से हो, इसमें किसी भी धर्म की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा इसके पक्ष कर रही है, लेकिन फिल्म सेंसर बोर्ड जो है लगातार इस पे प्रयास करता रहा है। और हमारे सूचना प्रसारण मंत्री को अभी एक तांडव फिल्म आई थी, उसमें भी कुछ ऐसे कंटेंट थे। इसमें हमारे स्थानीय मंत्री जो है विश्वास सारंगी, उन्होंने उनको पत्र लिख के मांग की थी कि इस तरीके के फिल्मों पे रोक लगाई जाना चाहिए। देखिए, फिल्म सेंसर बोर्ड जो है फिल्मों को लेकर तो उनकी अनुमति देती है, लेकिन अभी जो एक नया चलन चला है वेब सीरीज का, इसको लेके अभी कोई एक प्रक्रिया नहीं बनाई गई है। लेकिन निश्चित रूप से हमारे जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं वो इसको लेकर एक नीति बनाएंगे, एक पॉलिसी बनाएंगे, इसका एक बिल बनाएंगे। और आने वाले समय में ऐसी कोई भी चीज, धार्मिक भावना जिसकी आहत हुई है, इसको हम लोग प्रयास करेंगे कि ऐसी फिल्म या वेब सीरीज नहीं बने। ठीक है सर, हलाली के बाद में भोपाल के इस्लाम नगर का नाम बदलने की बात चल रही है। आगे जैसे क्या करने की नाम बदलने की राजनीति को बढ़ावा दी? क्योंकि ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर पुराने समय में कोई गलतियां हो गई हैं, अगर आप देख लीजिए भोपाल की आज पहचान, जो पहले कहा जाता कि नवाबों का शहर है, ये नवाबों का शहर नहीं था, ये राजा भोज का शहर था। ये ताल तलैयाओं का शहर था, ये रानी कमलापति का शहर था, ये राजा भोज का शहर था। लेकिन इसकी पहचान जो बनाई गई, ये बड़ी दुर्भाग्य रहा कि हमारे देश में और प्रदेश में जो लगातार शासन रहा, उन्होंने लोगों को गुमराह करके भोपाल की पहचान बनाई। साहब, ये तो ताल तलैयों की नगरी है, ये राजा भोज की नगरी है, रानी कमलापति की नगरी है। अगर इसमें अच्छा प्रयास हो रहा है, हलाली क्या है? हलाली कोई नाम नहीं है। अगर वहां पे कोई हलाल कर दिया गया और किसी वहां के जो नवाब थे, उन्होंने, कोई राजा थे, किसी को हलाल किया तो वो हलाल ही हो गया। ये क्या इस्लाम नगर क्या है? इस्लाम क्या है? इस्लाम, हम लोग सब भावनाएं, किसी को हम उसको प्रणाम करते हैं, लेकिन ऐसी चीजों का नाम रखिए कि जिससे हमारा युवा वर्ग आकर्षित हो। और आप अपनी युवा पीढ़ी को क्या देके जाएंगे? किसी ने कहा है कि अपने पुरखों की विरासत को संभालो, वरना अगली बरसात में दीवार भी ढह जाएगी। तो हमें अपने आने वाली पीढ़ी को क्या बताना है? हम अगर वही चीज दिखाते गए जो पुराने लोग दिखाते गए थे, हमें उसे बदलना पड़ेगा, नई सोच लानी पड़ेगी, नया लोगों को बताना पड़ेगा, तो ही हम अच्छी चीजें और आने वाले समय में युवा वर्ग को भी दे पाएंगे। सर, आगे ऐसे क्या कारण है कि मध्य प्रदेश में लगातार महिला उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं? देखिए, ये तो शगुफेबाजी है। महिला उत्पीड़न जो रहता है, उसमें अगर किसी ने महिला उत्पीड़न के मामले में सबसे कठोर कानून बनाए हैं, इन्होंने 15 महीने का शासन रहा, क्यों नहीं बनाए? आज अगर किसी बेटी के साथ दुराचार होता है, किसी नाबालिग के साथ कोई भी ऐसी घटना होती है, उसके लिए अगर सबसे कठोर कानून फांसी तक के बने, तो किसने बनाए? वो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बनाए। इसके पहले क्यों नहीं बने ऐसे कानून? अगर आप महिला उत्पीड़न की बात करते हैं तो उसके लिए आपको कानून भी बनाने पड़ेंगे, ताकि लोगों में डर का माहौल पैदा हो कि अगर हम किसी महिला के साथ, किसी बालिका के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो हमें फांसी की सजा हो जाएगी। तो आपने क्या प्रयास किए? अगर आप उंगली उठाते तो एक उंगली उठाओगे, 4 उंगली अपनी तरफ रहती हैं। तो इसलिए आप महिला उत्पीड़न के मामले में कभी भी दोष नहीं दे सकते। महिला उत्पीड़न में अगर सबसे कठोर से कठोर सजा जिसने दी है, तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से कांग्रेस की शान बिल्कुल लेके सवाल उठा रही है, क्या आपको लगता है कांग्रेस इंदिरा शासन में हुए गौरक्षक आंदोलन को भूल गई? देखिए, किसान बिल जो है, इसको लेकर एक बहुत लोगों को भ्रमित जानकारी दी गई। कल हमारे प्रधानमंत्री जी का संबोधन था, उन्होंने कहा था एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। इसको लेकर बहुत दुर्भाग्य कि एमएसपी हटा दिया जाएगा, मंडियां बंद कर दी जाएंगी। लोगों को एक भय बना के, लोगों को गलत जानकारी देके, उनको भ्रमित करके उनको भड़काया जा रहा है। देखिए, इस देश में 2 तरीके की ताकतें काम करती हैं। एक जो आपको अच्छी चीजें बताएंगी और एक जो बुरी चीजें बताएंगी। और ये वो लोग हैं जो, इनके पास ना कोई नीति है, ना नियति है, ना कार्यक्रम है। ये पार्टी की पॉलिसीज और सरकार की पॉलिसीज की आलोचना नहीं कर रहे हैं, इन्हें सिर्फ प्रधानमंत्री का विरोध है। अगर आपको बिल के बारे में बात करनी है तो आप कृषि बिल आ जाने दीजिए, प्रधानमंत्री जी ने बोला है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी के सवालों का जवाब आपको मिला होगा। सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे बीच में जुड़ने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी के सवालों के जवाब आपको मिले होंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा कार्यक्रम पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। कोई आपकी ऐसी समस्या जिसमें आपका साथ प्रशासन ना दे रहा हो, हम तक पहुँचाएँ। हम पूरी कोशिश करेंगे उसको सर तक पहुँचाने की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्ते।